ब्लैक, एक रेड, एक ब्लू। राज वाले के आ जाना, मोटा लाना जो चलता हो। ठीक सर। अब ये बताइए, क्या ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गए? तो इसका नाम किसकी तरीके लिखेंगे? एमिनो की तरीके। तो नाम क्या होगा? एमिनो। और एक कार्बन है ये, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ। और COCl के लिए क्या लगाएंगे? मेथ प्लस एन, क्योंकि बॉन्ड सिंगल है। और आगे लगाएंगे ऑयल क्लोराइड, तो नाम होगा एमिनो मीथेनोइल क्लोराइड। क्या बात समझ में आती है आपको? बना लीजिए। दिमाग से काम करना गुरु, थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम करना। NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है, बोलो दोस्त, क्या ये कार्बन से बना नहीं है? तो इसका मतलब ये जहां से पास में पड़ेगा नंबरिंग उधर से ही करनी पड़ेगी अपने। बोलो बेटा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन, एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, अगर कभी आपको कार्बन छोड़ के कभी कोई दूसरा कार्बन से बना एल्किल लगा हो, तो हमेशा सवाल में पहले उस कार्बन को एक प्रकार से एक्सपेंड करके लिखिए, यानी कि उसको ओपन फॉर्म में लिखिए। मतलब इस ET का मतलब क्या दो कार्बन है? बोलो बेटा। तो ये बताओ, सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन जिसके पास क्या क्या हो, क्या NH2 तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप है? तो पहला रूल क्या था? उस चेन को सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगे हों? फंक्शनल ग्रुप। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट और लंबी। तो इसका मतलब अगर हम चेन लेंगे तो 1 2 3 4, यहां रुकना है। 2 रास्ते जा रहे हैं, किस तरफ को चलेंगे? ऊपर। क्या बात क्लियर होती है? दोबारा से स्ट्रक्चर बनाइए, दोबारा से स्ट्रक्चर बनाइए। ध्यान रहेगा कि आपने गलती की थी, ध्यान रहेगा कि आपने गलती की थी। ठीक है। अब मामला क्लियर? अब सर कहां से नंबरिंग करेंगे? जहां से क्या पास में पड़े, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब नंबरिंग हमेशा किनारों से की जाती है, कभी बीच से नंबरिंग नहीं करनी है। तो ये 1 होगा, ये 2 3 4 5 और ये बेटा 6 हो गया। क्या ये कार्बन
एक कार्बन है यानी मेथिल, एक कार्बन है यानी कि मेथिल। ये आपके लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गए। पहले नाम किसका लिखना है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट का। तो नाम होगा 3,4 डाइमेथिल, बोलो भैया 3,4 डाइमेथिल। टोटल कार्बन कितने? 6। बॉन्ड कैसा है? डबल, तो लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड कहां पर है? तीसरे नंबर पर। 3 इन, और NH2 के लिए क्या लगाते हैं? Mi, तो लिखेंगे 1 Mi। अब सुनना, सॉरी 2 पर है, तो लिखेंगे 2 Mi। अब A से शुरू हो रहा है तो E हट जाएगा, A से शुरू हो रहा है तो E हट जाएगा। 3 और 2 को बाहर भी लिख सकते हैं और सबसे लास्ट में भी। तो हम इतने नाम को दोबारा से अगर लिखें तो मैं लिख सकता हूं 3,2 हेक्सीना माइन, या बेटा इसी को मैं लिख सकता हूं हेक्सीनामाइन 3,2। बाकी का मामला एज इट इज रहे। और यहां पर ये लिखने के पीछे का एक रीजन है। क्या? वो रीजन ये है सर कि ये जो इन है, पहले क्या आ रहा है? इन, फिर क्या आ रहा है? एमाइन। यानी पहला नंबर किसकी पोजीशन को बताता है? इन की। दूसरा नंबर किसकी पोजीशन को बताता है? एमाइन की। क्लियर है? यानी तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड और दूसरे नंबर पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो। चलें सर। अब एमाइन जो है 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तीनों के केस में सफिक्स नेम क्या है? एमाइन ही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो एमाइन्स है वो 3 प्रकार के हैं। 1 डिग्री एमाइन, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन। 2 डिग्री एमाइन, जिसको आप कहेंगे सेकेंडरी एमाइन। थ्री डिग्री एमाइन, जिसको आप कहेंगे टर्शरी एमाइन। समझिएगा मामला। तीनों में सिर्फ एक चीज है, क्या? R NH2। यानी अगर NH2 दिखा तो कौन सा एमाइन है? प्राइमरी एमाइन। अगर लिखा है NH तो इसका मतलब इसके दोनों तरफ क्या लगी होगी? कार्बन चेन। और मैं R1 R2 लिख दे रहा हूं, मतलब बराबर भी हो सकती है और अलग अलग भी। तो आप NH देखकर क्या पहचानेंगे? 2 डिग्री एमाइन है। और अगर बेटा नाइट्रोजन के तीनों तरफ R है, R मैंने आपको पढ़ाया है एल्किल को बोलते हैं। एल्किल मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनी चीज, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमाइन। तीनों ही केस में याद रखिएगा, एमाइन के ये डिग्री लिखे हैं, तीनों के लिए सफिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो क्या ऐड होगा? एमाइन। बना लीजिए। पहले नाम कैसे लिखना है इसको समझेंगे। एक ये है, अभी सिंपल ले रहे हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज है, सवाल थोड़े से कम कराए हमने आपके बैच में, टाइम कम था जो फैक्ट है। तो हमने प्रयास ये किया है कि हम पहले आपको सारे रूल पढ़ा दें, कम हम कुछ भी नहीं कराएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे कि जब ये सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा या जितना भी हो जाएगा, तो सैटरडे को हम आपको पहले से ही बता देंगे। तो जो नाइट क्लास होगी उसमें हम बताएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल घर पे लाइव देखना है, एक एक करके सवाल आते जाएंगे, आप हमारे साथ करते जाइएगा, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सारी चीजें हो जाएगी। क्लियर है मामला? तो हमको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि मजा हमको उतना आ नहीं रहा है, उतनी देर में काम बनता नहीं है 40 मिनट। जब तक मामला हमारा पढ़ाने का मूड बनता है तब तक टाइम खत्म हो चुका। अब यहां पर एक बात तय है, हमारे पास जो एमाइन है वो कौन कौन सी कैटेगरी के हैं ये बताओ। NH2 मतलब 1 डिग्री एमाइन, NH मतलब 2 डिग्री एमाइन, और N मतलब 3 डिग्री एमाइन, यानी तीनों एमाइन की डिग्री क्या है? अलग अलग। तो इसका मतलब यहां पर जो लगा है ये क्या है? 1 डिग्री एमाइन। टू डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। क्लियर मामला? पहले वाले नाम में कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर सबसे बड़ी, अब 2 मिनट के लिए उतारना बंद कर दो। सबसे बड़ी कार्बन चेन मेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए, क्या यही है हमारे पास? इसी पर हमको नंबरिंग करनी है, जहां से ग्रुप पास में पड़े तो यहीं से पढ़ रहा है। ये हुआ। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। बॉन्ड कैसे है? सिंगल। तो पेंट प्लस एन, पेंटेन। सफिक्स का नाम क्या होगा? एमाइन। नाम क्या होगा? पेंटेना माइन। उतारना नहीं दोस्त, बात पकड़ना, मजा आएगा आपको। यहां आते हैं, यहां पर सर कुछ व्यवस्था ऐसी है कि ये CH3 है और ये 3 कार्बन की चेन है। नाम लिखने का तरीका, ये ना होता, अगर ये ना होता तो नाम लिख ले जाते। क्या लिखते? 3 कार्बन है, नंबरिंग हमेशा किस पर करेंगे? जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। तो अगर कल को दोनों तरफ बराबर है तो किसी को भी प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लिया जाएगा। अब सर अगर आप ये सोचते ये ना होता तो आप इसका नाम क्या लिखते? 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन यानी प्रोपेन, और एमाइन 2 डिग्री एमाइन का सफिक्स भी क्या है? एमाइन। तो प्रोपेन प्लस एमाइन यानी कि प्रोपेना माइन। लिख दीजिए जो मन में है, प्रोपेना माइन। क्या बात समझ में आती है आपको? अब सर क्या यहां ये जुड़ा हुआ है? तो इसका मतलब इसे एडिशनल लिखना पड़ेगा। किसके साथ जुड़ा है? N के साथ। नॉर्मली 1 2 3 4 के साथ जुड़ा होता है तो क्या लिखते हैं? 2 मेथिल, 3 मेथिल। अब क्या जोड़ेंगे? N मेथिल। क्या बात आपकी समझ में आती है सर? बोलिए। अब उधर आइए सर, क्या ज्यादा कार्बन वाली चेन यही है? बोलिए सर। क्या ये दोनों CH3 है? बना लीजिए। अगर ये दोनों ना होते तो नाम होता 3 कार्बन की चेन होती। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो नाम होता प्रोपेना माइन। बोलो बेटा। अब क्या एक्स्ट्रा लगा है 2 मेथिल? कहां लगा है? N पर। तो क्या लिखेंगे? N, N डाई मेथिल। तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या है यहां पर।
बस हाँ, अगर कभी तुम्हें ये दिक्कत आए कि मैं किस तरफ जाऊं, तो याद रखना आप उस तरफ जाइएगा जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो। उसे प्रिंसिपल कार्बन चेन मानकर आप अपना सवाल कर सकते हैं। पिछले 5, 6, 10 दिनों के जितने भी लेक्चर हैं भेजो। ये नाम इसका है, ये वाला इसका। अब आपको बस जब भी वहां पर आएगा तो बार बार आपके पास केवल सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, उनके नाम बस पता होंगे तो रूल आपके हाथ में, आप आराम से सवाल निकाल ले जाओ। चलें हटाया जाए। तो इतनी बात 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को अलग अलग करके बताया गया है। तो नेमिंग भी याद रखना है, तरीका भी ध्यान रखना है कैसे पहचानना है। अगला है सर सब्स्टिट्यूएंट और उनके प्रीफिक्स नेम। सब्स्टिट्यूएंट्स और उनका प्रीफिक्स यानी उनका नाम। पहला जो आपको पता है, आर को क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं, जिसमें बताने की जरूरत नहीं कि CH3 है तो मेथिल होगा। इतना बताकर हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये हम बता चुके हैं। क्लियर है मामला? अगर कहीं बेटा OR है तो क्या हम उसका नाम एल्कॉक्सी की तरीके लिखते थे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं OCH3 है तो क्या बेटा आप उसका नाम मिथॉक्सी की तरीके लिखते थे? अगर कहीं पर X है तो क्या उसका नाम हेलो की तरीके लिखते थे? X का मतलब FCl PR और I। तो समझ में आना चाहिए इनके नाम आप क्या लिखते थे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर कहीं पर बेटा NO2 है तो NO2 का स्ट्रक्चर याद रखना, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है। क्लियर है मामला? तो ये हमने इसका क्या बनाया है? स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रो। सब्स्टिट्यूएंट्स और उनका प्रीफिक्स, ये याद होना चाहिए तुमको। अब अगर बेटा कहीं पर ONO लिखा है तो ये NO2 नहीं है। NO2 ये है, डायग्राम से समझ में आना चाहिए। N से जुड़ा हो, ये किससे जुड़ा है? O से। तो अगर O से जुड़ा है तो इसका नाम बदल जाता है, इसको बोलेंगे नाइट्राइट। क्या बोलोगे? नाइट्राइट। अगर कहीं NO है तो लिखोगे
नाइट्रोसो। ये बड़ा परेशान करते हैं। याद रखना है, हमने OH और NH2 जो लिया है वो तब लिया है जब ये किसकी तरीके काम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरीके, मतलब इनसे बड़ा ग्रुप कोई वहां पर लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में क्या सब में एक एक कार्बन है? एक कार्बन को मेथिल बोलते हैं, तो मेथिल तो सब में लिखेंगे, बस उससे पहले Cl, OH और NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो, हाइड्रोक्सी और एमिनो, इनको पहले लिखेंगे। तो नाम क्या होगा, क्लोरोमेथिल, यहां नाम होगा हाइड्रोक्सी मेथिल, यहां नाम होगा एमिनोमेथिल। क्या नाम होगा, एमिनोमेथिल। आराम आराम से डालना भाई। जब इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट आए तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये सीधे साधे नहीं है। अब सर एक नाम तो आपको इसका पता है, क्या ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है? तो आजकल IUPAC में यूज कर सकते हैं। तो इसका एक नाम है क्या, आइसोप्रोपिल। दूसरा नाम क्या कहता है, जहां से जुड़ा है वहीं से एक सब नंबरिंग कर लो। क्या करो, तो याद रखना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या करनी है, सब नंबरिंग करो। सब नंबरिंग का मतलब अपनी चीजों को आसान करने के लिए एक नंबर डाल लो। तो 1 2 3 4 तो हम लोग नॉर्मल डाल चुके, तो अब हम नया नंबर डालेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो सर नंबरिंग जो है वहीं से स्टार्ट होगी जहां से वो जुड़ा हुआ है। तो मैं लिखूंगा 1 डैश 2 डैश। इसका दूसरा नाम बोलो। अगर ये ना जुड़ा होता तो क्या एथिल बोलते? अब इसका नाम क्या होगा, 1 डैश और क्या जुड़ा है इससे, मेथिल, और 2 कार्बन के लिए क्या बोलोगे, एथिल। आप चाहो तो 1 डैश ना लिखो, क्योंकि 1 पर लगा है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बना लीजिए भाई। नंबरिंग अगर डाल दी तो 2 ही कार्बन को तो एथिल बोलोगे, तो 1 डैश पे क्या लगा है, मेथिल, तो ये लिखना है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम जहां कहीं भी लिखा जाएगा ब्रैकेट में करके लिखा जाएगा, जिस नंबर पे लगा होगा वो नंबर आगे लिख दिया। एक सब्स्टिट्यूएंट हम तुमको दे रहे हैं, हमको जरा तुम उसका नाम बताओ। नंबरिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, नॉर्मल नंबरिंग जैसे करते हो वैसे ही है, यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट वाला हिसाब है। तो ये क्या क्लोरो लगा है, तो लिखोगे 2 डैश क्लोरो, और 4 कार्बन अगर है तो सब्स्टिट्यूएंट में ब्यूटेन नहीं लिखते हैं,
क्या लिखते हैं? ब्यूटिल। तो नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटिल या ब्यूटाइल, ब्रैकेट में बंद। मतलब डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल नंबरिंग करके खत्म करिए। अच्छा, अब इसका कोई नाम भी ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए ये काम आएगा आपको। एक चीज याद रखनी है, हमेशा ब्रांचिंग को या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को अवॉइड करना होता है। अवॉइड करने का मतलब, कहा गया कि अगर कॉम्प्लेक्स ना बन रहा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तो उस तरफ जाना जहां कॉम्प्लेक्स ना बन रहा। क्लियर है मामला? और वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? वो चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, या फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, और लास्ट में देखते हैं क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन। तो अगर आप दो तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जहां पे ब्रांचिंग होगी उस तरफ अगर चलोगे तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल जाएगा, तो ब्रांचिंग अवॉइड हो जाएगी। चलें सर, अगला लिखिए। अब हम इधर लिख रहे हैं, आप हमको बताते चाहिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरीके कहीं लगा है, कई बार लगे मिल जाएंगे, तो इनका नाम है एसीटॉक्सी। क्या नाम है सर? एसीटॉक्सी। इसी का दूसरा नाम है इथेनोइल ऑक्सी। तो आप ज्यादातर क्या यूज करता हुआ मिलेगा आपको? एसीटॉक्सी। मान लीजिए हम यहां पर CH3 की जगह बेंजीन लगा दें, तो ये बन जाएगा ग्रुप। C6H5 का मतलब बेंजीन है सर। तो अब ये बताइएगा, इसका नाम क्या मैं बेंजोइल ऑक्सी बोल सकता हूं? तो याद रखना है, इसे क्या नाम दोगे? बेंजोइल ऑक्सी। बाकी मैंने आपको पढ़ाया है, बेंजीन लगा है तो उसको फेनिल बोलते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं? बोलो, विनाइल ग्रुप, या उसी को बोलते हैं एथिनिल। बोलो सर, देख लो तो मुंह बना रहे हो। डबल बॉन्ड CH2 मेथिलीडीन लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? डबल बॉन्ड CH3 नाम एथिलीडीन। CH डबल बॉन्ड CH2 नाम या तो विनाइल यूज करोगे या बोलेंगे एथिनिल। क्या बोलेंगे? एथिनिल। एक छोटा सा दर्द दें तुमको, मान लो ये सब पढ़ के गए, ये आ गया, तब बुद्धि लगाओगे तो काम हो जाएगा। क्या ये ना होता तो विनाइल होता? तो अगर ये है तो इसका मतलब बस इसको ऐड कर दो, तो क्या है? क्लोरो। लेकिन क्लोरो कहां है? नंबर भी तो डालना पड़ेगा। तो यानी कि बिना नंबर के कोई बात नहीं करना। 1 2 नाम होगा 2
क्लोरो विनाइल या 2- क्लोरो एथिनिल। समझे नहीं? इससे जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्या? कोई भी चीज हमारे सामने आए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई समस्या, हमें उसका कुछ तो पता होता ही है। तो जितना सल्यूशन हमको पता है, पहले उतने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद जिसके बारे में नहीं पता है उसके बारे में विचार करोगे तो सल्यूशन मिल जाएगा। एक साथ पूरी समस्या देखोगे तो नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि आईआईटी का पेपर कितना कठिन आएगा, आईआईटी के पेपर में कितने लोगों का नहीं हो पाता है, हम पेपर देंगे हमारा होगा कि नहीं होगा, ये सब सोचोगे तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, सवालों को करते रहोगे, और सवाल करते करते गाली दो कि अरे यार बड़ा मुश्किल सवाल है यार, बड़ा भयंकर पेपर आता है, फिर 2 सवाल लगाओ, फिर 1 सवाल लगाओ, फिर रो कस कस के कि हमसे नहीं हो रहा है, फिर कॉपी निकालो, फिर 4 सवाल लगाओ। यानी समस्या को टुकड़े में बांटोगे तो बहुत आराम से उसका सल्यूशन निकल आएगा। और इसीलिए मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर पढ़ते हो डिफरेंशिएशन। बोलो यार। और उसके बाद बताया जाता है कि जब छोटी छोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो फिर इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन ये कहता है कि जीवन में बड़ी खुशी की तलाश में छोटी छोटी खुशियों को खत्म नहीं करना है। अगर आज समोसा खा रहे हो तो मुस्कुराते हुए खाओ, दूसरे का पिज्जा देख के टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यही छोटी छोटी खुशियां जब कम्युलेटिव हो जाती हैं तो ऐड होकर वो एक बड़ा पैकेज बना देती। बताइए सर, तो अभी क्या है? अब जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुमसे अगर कहूं कि एक फोटो खींचते हैं, बात समझना, तो तुम में से बहुत सारे लोग मुंह बनाए होंगे, वो अपनी टेंशन में है। शायद ही कोई होगा जो मुस्कुराता हुए चेहरे के साथ फुल एनर्जी के साथ फोटो खिंचाएगा। और सोचिए उसी फोटो को आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब हमारा हाथ कांप रहा होगा, मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी होंगी, तुम बिल्कुल जवान होगे, शादी तुम्हारी हो चुकी होगी, अपने बच्चों के साथ अगर किसी एग्जीबिशन में अगर यहां आए और वो फोटो तुमने देखी, तो अब तुम्हारे चेहरे पे कितनी खुशी होगी वो फोटो देखते समय। बोलिए सर। और उस टाइम पे तुमको रियलाइज होगा कि साला थोड़ा मुस्कुरा देना चाहिए था यहां पे, तो फोटो थोड़ी अच्छी आ जाती। तो आपको आगे का पता नहीं है, और सिलेक्शन आप ही लोगों का होता है। ऐसे ही गाली सुन सुन के हम भी अपने टीचरों से यहां तक पहुंचे। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम लोगों को, मतलब वो होता था ना कि जैसे हम क्लास में गए, टीचर पढ़ा रहा है तो हमने बोला कि इसका ये पार्ट होगा, इसका, सब झूठ है सर। जो हमें पढ़ा रहा है उस समय हमें नहीं आता था, उसे आता था, तो काबिल वही था सर। कोई आदमी नाकाबिल आदमी से पढ़ के कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पर सबने वो समस्या झेली है, कोई इसमें नया नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? हम खुद बस्ता लेके जाते थे, 4 गाली देते थे, बता यार साले 40 बार बुला रहे, लेकिन खिसियाते जा रहे हैं। क्यों मालूम है? एक बात पता है, सिर्फ एक बात, ये तो समझाने की बात है। हमें कभी इस बात का ये नहीं लगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमको डर मालूम किस बात का रहता था? मैं तुम्हें क्लियर कट बात बताऊं, मुझे डर इस बात का रहता था कि मैंने हिसाब लगाया था। गरीब आदमी हिसाब लगाता है, आप में से बहुत लोग कैलकुलेटिव हैं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। सर हमने हिसाब लगाया कि हमने 8,000 रुपया एक सब्जेक्ट का दिया है, साल भर में 100 क्लास होंगी, अल्टरनेट क्लास होती, हमारी एक क्लास 80 रुपए की है। 80 रुपए की क्लास छोड़ने की औकात तो हमारी है नहीं, तो हमको पढ़ना है। दूसरा, क्लास छूट गई तो हमें अगले दिन नहीं आएगा, बस ये चिंता। ये सब नहीं कि क्लास छूट जाएगी फिर हमें आगे का नहीं आएगा तो फिर मैं वहां नहीं। इतने दूर का प्लान नहीं बनाया कभी जीवन में।
और किसी ने अगर कुछ समझाया भी कि सुनो ये पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, उनका तुम पढ़ लो, जाओ चलो तुरंत पढ़ो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, उनको लगता है तुरंत किसी भी चीज का रिजल्ट तुरंत नहीं हो सकता है, तुरंत बनाया नहीं जा सकता है, तुरंत सिर्फ बिगाड़ा जा सकता है। हम आपसे कहें इसको गिराना है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है इसको गिराना है, तुरंत नेट पे सर्च करोगे, कोई कहेगा हथौड़ा तो कहोगे नहीं डायनामाइट ले आए बोलो। और खाली जमीन में ले जाओ कहें कि इसमें 5 मंजिल बनाना है मकान, तो आधे लोग किनारे हो जाएंगे कि हाँ 1 महीने में कहा 5 मंजिल बना दो। गिराने में तुमने नहीं बोला कि इतना बड़ा गिराने में कितना टाइम लगेगा, बनाने में टेंशन हो गई तुरंत। तो दुनिया में इसीलिए किन लोगों की कद्र है, जिनका माइंड कंस्ट्रक्टिव है, जिनका माइंड डिस्ट्रक्टिव है वो सबके सब आतंकवादी कहलाते हैं। बोलिए सर, आतंकवादी क्या करता है? कलर वाला बम फोड़ देता है 4 आदमी के बीच में? नहीं ना, वो बम फोड़ता है, आदमी को निपटाता है। डिस्ट्रक्टिव माइंड है ना, तभी हर सरकार कहती है ना कि भैया ये काम नहीं करना है, या जो बदमाश है तो बोला जाता है इनको हटाओ तुरंत यहां से, एलिमिनेट करो। पुलिस इसीलिए रखी गई है, सेना इसीलिए है सर। लेकिन जो लोग, कभी तुमने देखा है कि 4 आदमी या 10 आदमी या 20 आदमी कहीं खड़े एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को होली पे खेल रहे हैं, दीपावली में पटाखा बजा रहे हैं, तो पुलिस आई हो मारने लगी कि पटाखा क्यों बजा रहे हो? नहीं, क्योंकि आपके उस काम से किसी को कोई नुकसान नहीं है। कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे तो सही दिशा में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव काम कर। और मुश्किल काम क्या है? किसी भी चीज को बनाना, बिगाड़ना किसी भी चीज को कभी मुश्किल रहा ही नहीं। भविष्य खराब करने में कोई टाइम नहीं लगता है। अगर तुमको अपना भविष्य खराब करना है, तुमको सोचना पड़ेगा। टहलो रोड में, कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा जो खराब कर देगा तुम्हारा। बड़ा बड़ा मॉल बना है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, खाली बैठो जाके वहां पे, अंदर की तरीके निहारो। लोग आके बोलते हैं तुम कानपुर में जेड स्क्वायर गए कि नहीं गए? अरे पागल आदमी हो यार, ये पूछो तुम कानपुर गए थे, IIT कानपुर गए कि नहीं गए, GSVM मेडिकल कॉलेज गए कि नहीं गए? और चलो इन 2 जगह पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं तो साले किसी मंदिर या मस्जिद ही चले जाते। जेड स्क्वायर में जाके तुमको कौन सा बहुत बड़ा वो मिल गया? हाँ, जेड स्क्वायर जाना तब है जब पैसा होगा तो खुद ही चले जाओगे। फिर जेड स्क्वायर क्यों जाओगे? फिर सीधे वहां जाओ, GIP मॉल जाओ। और लोग वहां देखते हैं ऐसे बैठे ही हूं। हम तो अपने भी बच्चों के पास जाते हैं, हमने कहा देखो आवारा 1 2 3। अरे वो कह रहे ऐसे नहीं होता है, सब लोग आवारा ही नहीं होते हैं। हमने कहा हम बता रहे आवारा है, हमका पूछ ले भैया इधर आओ। हाँ, तो बेचारी डरती जाने, हम कहते तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, हम प्रूव कर दे रहे हैं, अभी बताओ। तो इसलिए देख रहा है, समय बर्बाद अपना करिए, लेकिन किसमें? पढ़ने में। नहीं आएगा समझ में, 100 बार घुसे रहिए उसके अंदर, आपको आएगा। और आपको कौन सिखाएगा? केवल आपकी किताब, आपकी नोटबुक, यही आपको सिखाएगी। टीचर आपको एक दिशा देगा, एक मार्गदर्शन देगा, और उसके बाद चीजें कर ले जा। अभी मैं आपसे छोटे बच्चे को बोलूं ABCD सिखाओ, नहीं सिखा पाओगे। सबसे मुश्किल टास्क है। क्यों? वो सीखना नहीं चाहता है, नहीं सीखना चाहता है। ऐसे एक लाइन खींचे, तुम बताओगे बेटा ऐसे करना, ऐसे। पहली बार में बहुत अच्छे से बताओगे, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, 5वीं बार में दर्द हो गए कि तुम साले A नहीं बना पा रहे हो। इरिटेशन होने लगा ना तुमको। वही अगर मैं तुमसे कहूं कि अपने बगल वाले को जरा बता दो, तो माइंड मैच करता है फ्रीक्वेंसी, तो बता दोगे हाँ इसको CH3 को मेथिल कहते हैं, OCH3 में CH3R है, एल्कॉक्सी कहते हैं, तो वो 2-4 बार में समझ जाएगा। तो इसलिए तुमको अपना दिमाग भी तो वैसे ही बना के रखना पड़ेगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ में आने का एक ही चांस है, और वो क्या है कि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा।
एक मीडियोकर बच्चा, एक अच्छे बच्चे। अच्छा बच्चा, बेकार बच्चा कोई नहीं होता। बेकार बच्चा वो होता है जो मेहनत नहीं करता है, अच्छा बच्चा वो होता है जो मेहनत करता है। रिजल्ट कुछ भी आए, डजेंट मैटर। हो सकता है आप खूब मेहनत करें, आपका आईआईटी में सिलेक्शन ना हो, आपका सिलेक्शन एनआईटी में हो, आपका सिलेक्शन किसी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में हो, लेकिन मेहनत करने की आदत अगर आपके अंदर आ गई तो आप बीटेक करने के बाद आईएएस का पेपर फोड़ दोगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि जिन्होंने आईआईटी किया है वही जाएंगे। ज्यादा लोग वो जाते हैं। सारे आईआईटीएन आईएएस नहीं बन जाते, सारे डॉक्टर आईएएस आईपीएस नहीं बन जाते। ऐसा हो तो पीछे वालों का तो खेल ही खत्म। सारे आईआईटीएन और सारे डॉक्टर आईआईएम में नहीं पहुंच जाते। मेहनत की आदत डालनी पड़ेगी, जिस दिन आ जाएगी उसके बाद रिजल्ट हो सकता है। और रिजल्ट की चिंता बिना किए काम करना। रिजल्ट तुम पहले ही डिसाइड कर ले रहे हो, ये सब फालतू बात है। जो कोई कह देता है ना कि नहीं हमें कैसे नहीं पता हो, जैसा पता होगी ये मालूम होना चाहिए, वहां जाना है, बात खत्म। कि अगर मर्सिडीज खरीदनी है तो उसकी इच्छा रखना खराब बात नहीं है। कि मर्सिडीज हमें खरीदनी है, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल कॉपी में लिख के रखिए। घर बनवाना है, लिख के रखिए। मम्मी को जेवर दिलाना है, लिख के रखो, अच्छी बात है, याद रहना चाहिए साला। कभी भूलो तो कॉपी खोल के रिवाइज करो उसको, कितनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोचिंग छोड़ के जा रहे तनिष्क के शोरूम में कि भैया ये कितने का है, ये वाला कितने का है। अब बोले सर वो सपनों को साकार करना है ना, तो देख रहे हैं, मार तमाचा गिरा दे तुमको। मर्सिडीज के शोरूम में बाहर शीशे के बाहर जानवर जैसे चिपके हैं, गाड़ी देख रहे हैं, क्यों सर खरीदनी है। अरे तेरे देखने से क्या होगा, तूने सोचा ही अच्छी बात है, अब जाके उसके लिए काम तो कर। और उस सबसे आसान काम दुनिया का एक ही है सर, क्या, ये जो अल्फाबेट लिखे हैं ना, ये चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ के हो या किसी सब्जेक्ट के हो, ये अल्फाबेट सबसे आसान रास्ता है आपके जीवन को तुरंत परिवर्तित कर देने का। जीवन परिवर्तित करने का मतलब आपकी बुद्धि में भी विकास होगा, आप आम लोगों के तरीके सोचना थोड़ा सा कम कर दें, तो आपका दिमाग जब ऊपर होगा तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा, सीधा फंडा है। वरना तुम्हें लगता है, तुम्हारी शकल देखो, तुम्हें लगता है तुम कभी टैलेंटेड हो सकते हो, नहीं लगता होगा, लेकिन तुम्हारे ही जैसे लोग आगे चल के काम करते हैं ऐसे। भाई जीवन में तभी तो कहानी बनेगी कि तुम कहीं बैठे हो, पूछा गया कि आप कैसे बने, आप यहां तक कैसे आए, तो बताओगे कि मैं पहले मंदबुद्धि था, बात बात पे मुझे लात खाता था, मोहल्ले से निकलता था 2 तमाचे मार देते थे, टीचर मुझे बहुत मारता था, मम्मी पापा तो देखते ही कुछ ना कुछ जो हाथ में वही फेंक के मार देते थे। तो आदमी को इंटरेस्ट आएगा सुनने में कहानी। मूवीज वो अच्छी लगती है जिसमें हीरो पहले गरीब होता है, फिर वो लड़ता है, फिर वो कुछ छीनता है, तो क्लाइमैक्स आता है। मूवी में दिखाया जाए पहले ही शो से कि हीरो है, उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है, वो लोग आराम से रह रहे हैं, हीरोइन खाना बना रही है, हीरो के लिए टिफिन पैक कर रही है, हीरो टिफिन लेके जा रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, वही खाना ठूस रहा है। बहुत बेकार पिक्चर है, देखोगे ऐसी पिक्चर तो बताओ। तो सोचो, जब तुम इंटरटेनमेंट के लिए भी ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसमें कोई क्लाइमैक्स नहीं है, तो अगर आपके पास परेशानी आ रही है, आपको चीजें नहीं आ रही है, तो मतलब है ये आपके जिंदा होने का सबूत है। दर्द किसको होता है? जो जीवित है, वरना मुर्दे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पे आदमी खूब रोता है, पड़ा रहता है, थोड़ी देर बाद गए जलाए, तो जलाते समय थोड़ा और रो लिए, उसके बाद वापस आए तो वापस आते कहें कि चलो चाय बनाई जाए। बोलो, कुछ नहीं रुकता आदमी के लिए। तो इसलिए आपको भी अपनी चीजें डिसाइडेड रखनी है, और इसलिए पढ़ते रहिए बस, टेंशन। और ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसको रिवाइज करिए, सवाल लगाइए, नहीं लगता है तो दोबारा लगाइए। मतलब आप ये समझ लीजिए, जिस दिन आपको सवाल पूछने में शर्म आने लगे, शर्म आने का मतलब ये नहीं कि पूछना नहीं है, सवाल लगाया, लगा के नहीं आया और आपको लगा कि नहीं यार अभी नहीं पूछूंगा,
एक दो बार और ट्राई मारता हूं, दो चार बार और ट्राई मारता हूं, जिस दिन ये मन में आ जाएगा उस दिन सेलेक्ट हो जाओगे, उस दिन सेलेक्ट हो जाओगे सर। क्योंकि क्या होता है मालूम है, जो दो चार पांच सवाल आपको नहीं आते हैं ना सर, वो पांच सवाल जब आप अपने मन से निकालते हैं तो फिर वो आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलते। फिर आपको लगता है कि नहीं यार वो बड़ा तगड़ा कंसेप्ट था, अब दिमाग का लेवल भी बढ़ गया थोड़ा सा उसी हिसाब से। तो इसलिए आपको काम उसी हिसाब से करना है। यहां तक का क्लियर है मामला, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है सर। एक लाइन अगली है सर, अब आपको एक काम करना है। बुकलेट है आपके पास, निकालिए। बुकलेट हमने बोला था लाने के लिए, नहीं लाए हो? नहीं ये नहीं चाहिए, वो वाली IIT वाली। क्वेश्चन नंबर टिक कराएंगे तो कर लोगे। अभी कितने लोगों ने इसको खोला नहीं है? करे हो अभी? इसमें सर IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये दो चैप्टर एक साथ है। पेज नंबर 23 पर आइए, 23 पर पहुंचे सर। सेक्शन ए, सेक्शन बी में B1 से लेकर B1, B2, B4, B5 टिक करिए। क्वेश्चन नंबर B1, B4, वो सॉरी B2, B4, B5 हो गया। सेक्शन सी में आइए, C1 से लेकर C5 तक हो गया। सेक्शन डी पूरा D1, D2 यहां तक आपको कर लेना चाहिए। नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जो सवाल ना आए उसको पूछिए। बात समझ में आ रही है? और सुनिए सर, अब आप इसके सवाल लगाइए। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी लिखवा दिए हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है किसको क्या कहते हैं, किसका क्या सफिक्स होता है। ईस्टर ग्रुप का प्रीफिक्स नेम कितने लोगों को याद है? इधर देखो, चोरी नहीं करना है, झांकना नहीं है उसमें। COOR का प्रीफिक्स नेम कितने लोगों को याद है? सफिक्स नेम है वो, प्रीफिक्स नेम एल्कोक्सी कार्बोनिल। लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? तो अगर ये तुमको कॉपी में पलट के देखना पड़ रहा है तो मतलब मामला गड़बड़ है, फिर फायदा नहीं हुआ तुम्हारे पढ़ने का। तो इसलिए उसको अच्छे से याद करो।